जी मैम। IIPS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। अच्छा, IIPS में आई स्टैंड कर रहा है इंटरनेशनल को। जी मैम। वाई इंटरनेशनल? क्योंकि ये DAVV की एक संस्था है और यहाँ पे मैम बाहर से भी स्टूडेंट कई सारे पढ़ने आते हैं और कई विद्यार्थीगण यहाँ पे बाहर से एडमिशन लेते हैं। बाहर से आते हैं उससे क्या आशय है? इंटरनेशनल, आपने स्कूल ऑफ कॉमर्स को तो इंटरनेशनल नहीं कहा, आपने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को इंटरनेशनल नहीं कहा, IMS को इंटरनेशनल नहीं कहा, IIMS नहीं कहा, सिर्फ आपने IIPS में ही इंटरनेशनल क्यों यूज़ किया? चूँकि कुछ कोर्सेस मैम यहाँ IIPS में कुछ कोर्सेज जैसे MTech है और MBA है, MCA है, इनकी थोड़ी व्यापकता है। मेरे ध्यान से मैं ये सोच पा कोई तो कारण होगा कि वहाँ पे वो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया। जी मैम, इसके मतलब कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। बाकी वहाँ पे कोर्सेज़ का थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ। कोर्सेज़ कुछ ऐसे हैं जहाँ जो वैश्विक भी हैं मैम, इस हिसाब से वैश्विक मतलब इंटरनेशनल वैश्विक ही हुआ ना। सिर्फ कोर्सेज IMS में नहीं वैसे कोर्सेज है मैम, IMS में कोई तो कारण होगा ना कि किसी का नामकरण वैसा रखा गया है। मैं अभी तो सोच नहीं पा रहा हूँ। जी सूचना प्रौद्योगिकी से किया है आपने? सूचना प्रौद्योगिकी एक विषय है मैम। MTech 5.5 ईयर का कोर्स होता है मैम ये। तो इसमें 5.5 साल का BTech प्लस MTech की डिग्री साथ में मिल देती है मैम। अच्छा जी तो ना ये 5 साल का रहा ना ये 6 साल का रहा। जी मैम। तो एक अंतर है। वहीं उनके साथ में MCA भी होता है जो 6 साल का होता है। जी मैम। तो MTech के बच्चों को काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जी मैम, वहाँ पे उस समय में तो ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने 5.5 ईयर डिग्री चूज की है इसको? इसके पीछे कुछ कारण? इसमें तो मैं स्वयं की भी मतलब मैंने खुद स्वयं MCA, मुझे लगता है कि MCA लेना था उस समय, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज था नहीं तो MTech लिया। अच्छा, IIPS की स्थापना कब हुई? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं है इस बारे में, पढ़ूँगा। अच्छा, DAVV में जब आप एंटर करते हैं तो गेट पे क्या लिखा हुआ है? मतलब जहाँ भी आप DAVV की किसी भी कैंपस पे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो गेट पे कुछ लाइन लिखी रहती है, क्या लिखी होती है? विश्वविद्यालय का नाम ही लिखा रहता है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। उसके बाद मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ध्यान नहीं है। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर जी का कोई कुछ इतिहास पता है आपको? इतिहास में काफ़ी सशक्त नारी के रूप में उन्हें जाना जाता है। जी मैम, वे एक जनहितैषी और न्यायप्रिय मतलब महिला थी और होलकर वंश को इतनी प्रसिद्धि दिलाने में अहिल्याबाई श्रीमती अहिल्याबाई का वो योगदान बहुत अत्यधिक है मैम। अच्छा, अहिल्या देवी कैसी माँ थी? माँ कैसी थी? हम इस पर कंट्रोवर्सी होती है, किंतु इतिहास में इस बारे में कई सारी चीज़ें लिखी नहीं गई हैं। मतलब कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र को हाथी से कुचलवा दिया था। ये इतिहास ही क्या जो लिखा नहीं गया? हम जनश्रुतियाँ हो सकती हैं मैम, ये इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है, देखा है, सुना है, उस बुनियाद पर बताइए। मैम, वे न्यायप्रिय थी। ऐसा माना जाता है कि न्याय के लिए उन्होंने एक ऐसा कहा था कि अपनी पुत्री की उन्होंने न्याय के लिए कुछ अपनी पुत्री के विवाह का कहा था। तो यशवंतराव होलकर जी थे जो उन्होंने साम्राज्य में न्याय की स्थापना के लिए कई सारे जो उपद्रवी तत्व थे उनका विनाश किया और उन्होंने उनकी पुत्री से शादी की थी। मतलब कूटनीतिज्ञ भी थी वे अच्छी, ऐसा माना जा सकता है। माना जा सकता है, मानते हैं, मैं मानता हूँ मैम, क्योंकि आप बड़वानी से हैं। जी मैम। है ना? बड़वानी में क्या प्रसिद्ध है? मैम, बड़वानी में 2-3 चीज़ें, मतलब एक तो 52 गजा है जो जैन तीर्थ स्थल है। दूसरा नर्मदा जी का के किनारे पे बसा है वह दक्षिण में। और बड़वानी में अभी फ़िलहाल में मिर्च का भी उत्पादन अधिकतर हो रहा है, बढ़ गया है।
और संत सिंगा जी की जन्मभूमि है बड़वानी मेरा। सिंगा जी की जन्मभूमि बड़वानी है? जी मैम। पक्का? जी मैम। सिंगा जी का मंदिर कहाँ है? मेरा गांव ही है मैम, जन्मभूमि खजूरी ग्राम में ना जो, हाँ, मेरे गांव में उनका जन्म हुआ था। आपके गाँव में उनका? जी मैम, जन्म हुआ था। कि उनका जन्म, उनकी जन्मभूमि आपका गाँव है? जी मैम। नहीं मतलब कैसे सॉरी कहेंगे? मैम। कैसे कहेंगे बताइए, मतलब क्या कहना उचित होगा? मैम उचित ये होगा कि मेरा गांव उनकी जन्मभूमि, क्योंकि वो प्रसिद्ध और इतिहास में ज़्यादा ही मतलब अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति है और मानवता के लिए उन्होंने कार्य किया है, तो ये कहना उचित क्या कहा है। जाता था? निमाड़ के कबीर कहा जाता था सर। क्यों कहते थे निमाड़ के कबीर? सर उन्होंने जैसे मतलब भारत में, संपूर्ण भारत में कबीर जी ने निर्गुण भक्ति के अध्यात्म को फैलाया, उसी तरह उन्होंने संपूर्ण निमाड़ में निर्गुण भक्ति का प्रसार किया था भजन सर। है उनके? जी सर, निमाड़ी? कुछ भजन हैं सर, जैसे कि सुना सकते हैं? सर मैं वैसे बता सकता हूँ, गुनगुना सकता हूँ सर वैसे कि माया, मतलब वैसे गुनगुना गाना नहीं गाता सर, मैं बता देता हूँ ऐसा कि माया को काहे रे करे रे गुमान, मिलियो जीवन तुका भजिला हरि नाम। ऐसा कोई भजन जिसमें निर्गुण भक्ति परिलक्षित हो रही हो? सर यही है इसमें, जैसे कबीर ने भी माया को, जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं उन्हें माया कहा है, और सिंगा जी ने भी माया को ही उन्होंने कहा है कि इसका गुमान मत करो, आप अभिमान मत करो, ये जीवन हीरो जला में, ऐसा हमारे उधर बोलते हैं, मतलब सिंगा जी के ही शब्द थे ये कि हीरो। निर्गुण की बात, निर्गुण का मतलब क्या है? सर निराकार ईश्वर, जिसका कोई आकार। की बात आ गई। सर माया, अभी जैसे सगुण भक्ति जो होती है, तो माया को, सगुण भक्ति को भौतिकतावादी से जोड़ के देखा जाता है, और माया जो है सर, माया एक मिथ्या के समान है, जो कि सिंगा जी ने भी कहा था। कोई उसका निराकार है, यानी कोई आकार, कोई गुण नहीं होता है सर उनका। साकार मतलब उसका आकार नहीं, आकार, पूजा जी करते हो। जी सर। आपने कालू जी भी थे कोई? कालू जी जी सर, कौन है? वे सर सिंगा जी महाराज के पुत्र थे, और उन सिंगा जी ने क्योंकि बस सारे जो प्रवचन है और जो ज्ञान है वो नॉलेज दिया था, और कालू जी महाराज, खेमदास जी महाराज, और इन्होंने उनके परचरी पुराण को लिखा था। ऐसा कुछ हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर चमत्कार हो सकता है, तो क्या वो अपने पुत्र के अंदर भी वो चमत्कार, ये तो वंशानुगत टाइप का हुआ है? सर ऐसा माना जाता है कि आज भी उनके अंदर ऐसा बोलते थे कि कुछ काम के लिए बड़े विशेष रूप से उनको पहचाना जाता है, क्या काम था? किन्हें सर? कालू जी महाराज, सिंगा जी महाराज को? सर हमारे जनश्रुतियाँ हैं ये, मतलब हमारे गांव में कहा जाता है कि एक धोबी था वहाँ पे। कौन था? धोबी सर। हाँ। तो सिंगा जी जब गाय वगैरह चराने जाते थे उधर, तो वो धोबी जो था सर, वो मतलब नदी पे कपड़े धोता था, और सिंगा जी जब जाते थे तो वो पानी पिलाते थे, तो उन्होंने द्वेष के कारण कई बार धोबी ने कहा कि तू तेरी गाय वगैरह यहाँ पे मत लाया कर, और सिंगा जी जब उस समय छोटी सी उम्र के थे, तो उन्होंने मुठ बोलते हैं वो उसमें कि नींबू की काली विद्या से धोबी ने 70 या 80 वो मारी थी, मतलब काली विद्या के प्रहार करे थे। वो हमारी क्या? वो मुठ बोलते सर, उसको मुठ बोलते हैं। तो सर वो सिंगा जी है ना, वो नींबू को लाके माता जी को किसी को नहीं बताते थे, और गौशाला में रख दिया करते थे। किंतु जब गौरबाई ने उन्हें देखा कि जब 70-80 हो गई, तो गौरबाई ने देखा तो वो घबरा गई, और फिर उन्होंने खजूरी ग्राम ही छोड़ दिया था। फिर वे लोग अपने मतलब ढोर वगैरह लेकर के खजूरी से भामगढ़ चले गए थे, मतलब खंडवा तरफ आ गए थे। फिर सर वहाँ पे उन्होंने भामगढ़ में नौकरी करी सिंगा जी महाराज ने, राजा जी के वहाँ पे, और वहाँ पे डाक कई लोग बोलते हैं कि मंत्री पद था, कई लोग बोलते हैं कि डाक विभाग में उनका काम था। फिर उन्होंने कुछ समय बाद 40 वर्ष की उम्र के बाद संन्यास ले लिया, और फिर वे मतलब जनहितैषी कार्य करते थे और अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। कैसे डेथ कैसे हुई थी उनकी? सर उन्होंने जीवित समाधि ली थी ऐसा। उसके पीछे कुछ कहानी भी है? सर कहानी ऐसा मुझे याद तो नहीं है सर, किंतु
उन्होंने सिंगाजी जी महाराज ने ऐसा कहा था सर कि मतलब इतना याद आ रहा है कि मैं समाधि लूँगा तो मुझे कुछ समय बाद निकालना, मतलब उन्होंने कुछ डेट तारीख दे दी थी, किंतु वहाँ के उनके जो समाजगण के लोग थे उन्होंने उनको जल्दी निकाल दिया था। तो फिर सिंगाजी महाराज रुष्ट भी हो गए थे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उनके गवली समाज को श्राप भी दिया था। आपने लिखा ये प्रेरणादायक कविता जी मैम। तो कोई प्रेरणादायक कविता आपने लिखी है? जी मैम लिखता हूँ मैं, सुनो। अभी कुछ लिखी है? जी सर लिखी है। रखते हैं कई लोग हिसाब मेरी आदतों का, देखना मैं एक दिन बेहिसाब हो जाऊंगा। कर भी दिया अगर तुमने मेरी राहों में अंधेरा तो क्या हुआ, मैं खुद एक दिन जलता हुआ चिराग हो जाऊंगा। फ़िलहाल उलझी है कई सवालों से ज़िंदगी मेरी, देखना एक दिन मैं अपने हर सवाल का, मतलब फ़िलहाल उलझी है कई सवालों से ज़िंदगी मेरी, देखना एक दिन मैं मेरे हर सवाल का जवाब खुद ही जवाब हो जाऊंगा। इस पर प्रेक्ष में है ये। सर ये स्वयं को मोटिवेट करने के लिए और आत्म अभिप्रेरणा के लिए। अच्छा, अभी एक काफ़ी मतलब उलझन वाली स्थिति बनी हुई है ना? जी मैम। कुछ देशों के बीच में। जी क्या है वो मुद्दा? हम रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी फ़िलहाल में। अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो मैम 1991 में उसी मुद्दे पर 3-4 लाइनें लिख दीजिए। जी 3 या 4 में जैसे आपका नाम, आप 10 लिख देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, आप 2 लिख देंगे तो भी ठीक है। ठीक है। अभी आ गए सारे सारे 2 लास्ट है। सब आ गए बाकी है। चलिए 2 लास्ट। चलो ठीक है ना। जी सर। पहले सोच रखा था कि नहीं लिखा। नहीं सर ये मतलब शुरू से सुन रहा हूँ न्यूज़ को, ये जब से युद्ध चल रहा है इसके जब बारे से। में विचार पहले से जी सर वो थोड़ा अच्छा भी लगता है इसको सुनना। ये तो आपने उसका गद्य लिख दिया, जगह से कविता, उस पर कुछ लिखना था ना। रूस यूक्रेन कविता और क्या आपसे जो टॉपिक तो वही चल रहा है कविता के परिप्रेक्ष्य में। कविता लिखनी थी ऐसा सर मैं। ये तो फिर जनरल आपने जानकारी लिख दी है। मैं समझा आपने मुझे- कुछ लिखा था ना। हाँ जी, आपने जो लिखा था वही मैंने कविता लिखनी थी उन दोनों को। पर
आपको कुछ कविता जानकारी तो मैं बोलती कि बोल के बताइए। कविता के परिप्रेक्ष्य में लिखना था उसको। मैं समझ नहीं पाया था सॉरी। चलिए धर्मेंद्र जी सर। BA BB जी सर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। जी सर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नाम पहले क्या था? सर पता नहीं सर, मैं पता करूँ। चलिए, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करा है? जी सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जी सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब सर दोनों ही अगर देखा जाए तो डिफरेंस बोल रहा हूँ। डिफरेंस है, अगर मतलब डिफरेंस अंतर देखा जाए तो सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, भंडारण और एकत्रीकरण एक स्थान से दूसरे स्थान इजीली मतलब आसानी पूर्वक किया जाता है। और कंप्यूटर साइंस में सर सॉफ्टवेयर से संबंधित अधिकांशतः काम होते हैं। और सर अभी तो यही बता करो। जो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी सर। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है? गौरव सरकारी जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। मतलब कंप्यूटर साइंस बेस्ड। और दोनों ही सर अगर देख मतलब दोनों ही दोनों है। दोनों है सर। आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जी सर। है ना? तो आदिवासी, वनवासी, जी सर। जनजाति जी और सर। अनुसूचित जनजाति। जी सर। मेरा क्वेश्चन समझिए। आदिवासी, जी सर। वनवासी, जी सर। जनजाति जी और आदिवासी जनजाति, जी चारों को डिफाइन करिए। सर आदिवासी ये शब्द सर अभी आधुनिक काल में दिए गए हैं। ठक्कर बाबा के द्वारा आदिवासी शब्द दिया गया था। जिन्होंने दिया आदिवासी शब्द? ठक्कर बाबा। आदिवासी शब्द ठक्कर बाबा ने दिया? जी सर, मैंने जहाँ कहाँ तक पढ़ा है? सर मैं गलत भी हो सकता हूँ किंतु मैंने अभी यही पढ़ा है। ठीक। जी सर। और वनवासी सर क्यों बोलते हैं उनको आदिवासी, क्यों बोलते हैं? सर ये मतलब यहाँ पे सबसे प्रोटोस्टेलाइट जो प्रजाति थी वो सबसे पुराने निवासी कहा जाता है आदिवासियों को यहाँ का। सिर्फ प्रोटोस्टेलाइट के लिए ही ये वर्ड यूज़ करते हैं हम? सर नहीं, मतलब जो सब सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है गुजरात में कुछ जनजातियाँ हैं, नहीं उनका नाम नहीं याद आ रहा, किंतु वे भी आदिवासी में ही आते हैं सर। वे सबसे पहले भारत क्षेत्र में आए थे, उसके बाद जनजातियों का प्रवेश होता गया सर। इस ये है कि सर्वप्रथम वे लोग आए थे सर। ठीक है। वनवासी क्यों कहते हैं इनको? सर वनों में रहते हैं। GS गुटिये करके कोई एक इतिहासकार है, उन्होंने इन्हें वनवासी कहा था। ठीक है। अब जनजाति क्यों कहते हैं और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर है? जनजाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर सर, जनजाति वैसे सर जनजाति जो मतलब कबीलाई में रहने वाले लोगों को जनजाति कहा जाता है मतलब। और अनुसूचित जनजाति ये संविधान की भाषा है सर, जिसे एक सूची में अनुसूचित कर दिया गया है सामाजिक पिछड़ेपन के कारण। तो क्या ये अनुसूची जो होती है वो राज्य में अलग होती है और केंद्र में अलग होती है कि एक ही अनुसूची होती है? राज्य और केंद्र में सर ये सर आपका बताइए। सर ये राज्य में और मतलब राज्यपाल को ये अधिकार दिए गए हैं कि वह अपने राज्य की जो किसी भी जाति को राष्ट्रपति को सूचित करके उनके द्वारा उसमें सूची में शामिल करने के लिए कह सकते हैं सर। ऐसा नहीं, तो क्वेश्चन है कि राज्य में अलग रहती हैं, केंद्र में अलग रहती है, ऐसा क्या? हाँ सर, हर राज्य की जनजातियाँ अलग अलग रहती हैं। तो मीणट जो ट्राइब्स है जी सर। वो राजस्थान में राज्य सूची में और केंद्र सरकार के अंदर वो ओबीसी में। मीणट है सर। एक बार और कहिए सर, एक बार प्रश्न थोड़ा सा सुन नहीं पाया सर। राज्य सूची और केंद्र सूची के अंदर जो जनजातियों को हम अनुसूचित किया जाता है, जी सर। सूचीबद्ध किया जाता है। जी सर। तो ऐसी बहुत सारी अनुसूचित जनजाति है जो केंद्र के अंदर अलग अनुसूची में है और राज्य के अंदर मतलब केंद्र के अंदर अलग अनुसूची में है।
जी सर। बताइए। सर ऐसा है, कई सारी जनजातियां हैं जी सर। तो किस व्यक्ति के ग्रुप लोगों के समूह को हम जनजाति कहेंगे और किस लोगों के समूह को हम वर्ग में नामित करेंगे? ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, क्या आधार होता है? सर जनजातियों का आधार तो उनके कुछ संविधान के अनुच्छेद 343 और 366 में परिभाषा है, किंतु कुछ आधार ऐसे दिए गए हैं कि इनका एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है, इनकी खुद की स्वयं की भाषा होती है और इनके कुछ मतलब स्वयं के नियम और कानून के हिसाब से ये अपने जीवन यापन करते हैं और पिछड़े, मुख्य धारा से पिछड़े होते हैं सर ये। मुख्य धारा से पिछड़े होते हैं। जी सर। चलिए, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जनजातियों के अंदर देखा गया है कि आंदोलन और कहीं ना कहीं विद्रोह, चाहे वो बिरसा मुंडा विद्रोह हो, चाहे संताल विद्रोह हो, चाहे गोंड मूवमेंट हो या आंदोलन हो, लेकिन भीलों के अंदर हम देखते हैं कि समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई है। ना तो उनके अंदर नक्सलाइट जैसी समस्या है। ऐसा क्यों? क्रांति सर सरकार के परिप्रेक्ष्य में या अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में? किसी भी परिप्रेक्ष्य में जो भील ट्राइब थे, जी सर, उन्होंने कभी विद्रोह या कोई क्रांति में भाग नहीं लिया है, जितना कि संतालों ने लिया है या बिरसा मुंडाज ने लिया है या गोंड ट्राइब ने लिया है। सर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सर। भील विद्रोह भी हुआ था एक, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे ये। वो तो छोटा सा बोल सकते हैं कि इतना नहीं सर, छोटा सा नहीं था सर। ये गुजरात में अभी भी एक पहाड़ी है, उसका इतिहास अभी तक लिखा नहीं गया है, जिसमें 1500 भीलों को पहाड़ी का नाम नहीं याद आ रहा, 1500 भीलों को एक साथ मार दिया गया था सर। अच्छा। जी सर। और भीमा नायक जी भी हैं, टंटिया भील जी भी हैं, तो उनके बलिदान को छोटा तो नहीं माना जा सकता। तो मुझे एक ये बताइएगा कि जो टीबी नायक साहब हैं, उनका योगदान क्या है? जी सर। टीबी नायक नाम सुना है? सर मैं अच्छा, याद नहीं करता। बाबा हर दयाल, क्या नाम है सर उनका? बाबा लाला हरदयाल की बात है। नहीं, भीलों की गांधी का नाम, भीलों की गांधी किसको कहते हैं? सर मैं पता तो नहीं भाई, ठक्कर, अनुमान लगा के ठक्कर ठक्कर बाबा। बाबा। जी सर। ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा। ठीक है सर। आप धर्मेंद्र पटेल नाम है आपका। जी सर। तो धर्मेंद्र का क्या मतलब है? सर धर्मेंद्र का मतलब धर्म प्लस इंद्र होता है, मतलब संधि धर्म प्लस इंद्र है, और इसमें धर्म का राजा कहा जाता है इन्हें, जो अपने हिंदू तो धर्म में यमराज को। संधि इसमें आएगी? सर गुण संधि है, धर्म स्वर संधि। गुण स्वर संधि से। तो आप उस नाम को चरितार्थ करते हैं, आप में कुछ है वो गुण है ऐसा? सर ऐसा मैं संपूर्णता तो नहीं कह सकता, किंतु मैं अपने जो स्वयं सोच लेता हूँ और खुद के कुछ जो नियम है धार्मिक, मतलब धर्म के हिसाब से, मैं अपने नियमों के हिसाब से अपना जीवन यापन करता हूँ, किसी के बहकावा में आकर कोई प्रेरणा नहीं। परसेंटेज काफ़ी कम होती गई, ऐसा क्यों? सर मैं प्रारंभ में जैसे आगे एजुकेशन बढ़ती गई, आपकी परसेंटेज कम हो गई। सर 10वीं के बाद, 10th के बाद से सर कुछ पारिवारिक समस्याएं भी थी, और मैं स्वयं की भी गलती मानता हूँ सर इसमें। क्या गलती मानते हैं? सर मैं लाइफ के प्रति उस समय इतना अवेयर नहीं था सर। आपने पढ़ाई नहीं की? जी सर। सूचना प्रौद्योगिकी आपका सब्जेक्ट रहा है? जी सर। इसमें दो वर्ड आते हैं, कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन। जी सर। सुने हैं? जी सर। कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन, दोनों में क्या फर्क है? सर कंप्यूटराइजेशन जितने भी काम है अपने जो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं, और डिजिटलाइजेशन में सर हर चीज़ तकनीक के माध्यम से, जैसे कि सर जैसे ये माइक और ये मोबाइल जुड़ा हुआ, ये डिजिटलाइजेशन हो गया। और कंप्यूटराइजेशन को यदि मोबाइल की मॉनिटर के थ्रू जो काम हो, मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू जो काम हो रहा हो, उसी को सिर्फ डिजिटलाइजेशन कहेंगे, ये जुड़ा हुआ है। डिजिटल पेमेंट भी तो होता है।
जी सर, वो डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन को क्या है, उसकी डेफिनेशन कैसे आप बताएं? सर, उसको इस तरीके से कहा जा सकता है सर कि मतलब जो भी सूचनाएं हैं उनका कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से आदान प्रदान हो। और वो कंप्यूटराइजेशन हो गया। सर मैं इसमें सर अंतर कर पाने में भी मुश्किल पा रहा हूँ। किसको आप कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए श्रेय देते हैं, किसको डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए श्रेय देते हैं? सर जैसे आपने कहा सर कि जो ऑनलाइन पेमेंट है ये डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। और सर किसने ये कंप्यूटराइजेशन की स्टार्टिंग किसने की, किसको आप इसमें योगदान? सर चार्ल्स का मानते बेबेज। नहीं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में किसने इसको बढ़ावा दिया, सर कहाँ से मैं स्टार्ट हुआ ये सीडेक सर सीडेक करके भारतीय केंद्रीय संस्था है, उन्होंने सबसे प्रथम में कंप्यूटर और इनको बनाया था। बात लीडर की कर रहा हूँ। सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये पहले का हो ना, लीडर याद जी नहीं सर। है। लीडर की बात कर रहा हूँ, कौन से नहीं। लीडर थे जिन्होंने इसको सबसे पहले बढ़ावा दिया? कंप्यूटराइजेशन आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किसने इसकी नींव रखी? सर सॉरी डिजिटलाइजेशन के लिए किसने ज़्यादा प्रयास किया, किसने बढ़ावा दिया? सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ूँगा। ई गवर्नेंस सुना है? ई गवर्नेंस के बारे में? जी सर। ई गवर्नेंस के मॉडल सुने? सर ई गवर्नेंस के मॉडल होते हैं ना? हाँ सर, जो G2C और क्या है ये? सर जैसे गवर्नमेंट। उसमें पढ़े होंगे ना आपने? जी सर, हाँ तो सर इसी के इसमें बारे में तो पूछ जी रहा सर हूँ। हाँ। G2C गवर्नमेंट टू मतलब G2P गवर्नमेंट टू पब्लिक, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में जो कार्य होते हैं ऑफिस कितने मॉडल है ये? सर कंफर्म पता नहीं है सर, ये 5 या 6 के समथिंग है सर, अभी याद नहीं आ रहा सर, क्योंकि पिछले साल और पढ़ा। मध्य प्रदेश में किस मॉडल पे ज़्यादा काम हो रहा है? सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के मॉडल पे ज़्यादा काम हो रहा है गवर्नमेंट टू मतलब। G2P पे नहीं हो रहा है? जी सर, G2 हाँ सर दोनों पे भी, G2P गवर्नमेंट टू पब्लिक और गवर्नमेंट टू। कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं इसके लिए MP गवर्नमेंट का? सर जैसे धार का एक ज्ञानदूत, धार का एक याद आ रहा है सर, ज्ञानदूत पुराना हो गया, हाँ है का सर वो पुराना हो गया। वो किस चल रहा वजह से था है वो? सर। वो पंचायतों जैसे पंचायतों को MP ऑनलाइन से जोड़ने के लिए किया गया था सर। कौन से कलेक्टर ने चालू करा था वो? सर सॉरी याद नहीं। बहुत अच्छी योजना थी वो। हाँ, जी। राजेश राजौरा थे ना? कृषि उपज मंडी की पूरी जानकारी क्षेत्र के अंदर जी सेंट्रल कंट्रोल ई मंडी। नया था, इनोवेशन था, बहुत नया था। जी सर, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। आपने ज्ञानदूत का नाम लिया है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए आपको। और क्या पढ़ गया? करंट अफेयर संबंधी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं? जी सर, करंट अफेयर पढ़ा है। हिजाब विवाद जो चल रहा है, जी सर। उसका संवैधानिक एस्पेक्ट क्या है? लास्ट क्वेश्चन। सर हिजाब विवाद में यदि संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 25-29 में संविधान में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। दोनों एक ही हैं क्या? नहीं सर, दोनों एक साथ कह रहे हैं? 25 में धर्म के अनुसार आचरण करने की वो दी है, और 29 में सर अपनी संस्कृति को संरक्षण, धर्म और संस्कृति भाषा लिपि को संरक्षित करने के लिए कहा गया है। इसमें कुछ और आर्टिकल भी आते हैं इससे जुड़े हुए? सर अनुच्छेद 14 भी आ सकता है, समानता का अधिकार। और एक और आर्टिकल इसको लेकर के कर्नाटक सरकार के जो एडवोकेट जनरल उन्होंने बात रखी थी इसको लेकर। अनुच्छेद 21 सर, 19 हाँ अनुच्छेद 19 सर, अनुच्छेद 19 1A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर। तो सर जो अब इसमें कुरान का मुद्दा भी चला था, और केरल हाई कोर्ट में भी एक ने भी पिटीशन फाइल हुई थी, तो उन्होंने भी अपना फैसला सुनाया था इस पर। तो पूछे नहीं आपसे। जी सर सॉरी जी सॉरी। तो क्या मानते हैं आप हिजाब विवाद को लेकर के? आपका क्या व्यू है, क्या होना चाहिए उसमें? सही इंडिपेंडेंट आपकी राय बताया हमें। क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार जी
सर यदि संवैधानिक हिसाब से देखा जाए तो संविधान धर्म के अनुसार आचरण करने की मान्यता तो देते ही हैं सर। और हिजाब का मुद्दा यदि देखा जाए तो सर भारतीय संस्कृति में राजस्थान वगैरह में महिलाएं भी घूंघट वगैरह ओढ़कर लाई जाती है, किंतु सर एक स्कूल और प्रशासन के कुछ नियम होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस में भी कोई कैंडिडेट चुना जाता है। हर जगह बैन किया है क्या? हर जगह पहनना बैन है क्या? नहीं सर, हर जगह नहीं किया। तो मेरा मानना है सर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्यों? अच्छा, सिख जो होते हैं, पुरुष सिख होते हैं, वो पगड़ी बांध के आ सकते हैं। जी सर। है ना जी। उनको कोई नहीं रोकता है। जी सर। सीएम जो है, यूपी के सीएम जो है, वो संवैधानिक पद पे होते हुए भी वो अपना जो भगवा करनी जो चोला है वो पहन के आ सकते हैं। संवैधानिक पद है ना वो भी। जी सर। तो संवैधानिक पद पे क्या किसी विशेष वेशभूषा के अंदर आना सही है? सर ये अगर देखा जाए तो उन्हें कोई बाधित तो नहीं कर सकता, किंतु ये सही तो नहीं है सर। भारत एक सेक्युलर पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है तो गलत है। सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या गलत है? चूँकि सर एक आपकी क्या राय है? क्या होना आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है सर कि यदि स्कूल प्रशासन के मुद्दे पर, जैसे केरल हाईकोर्ट का एक मैं निर्णय लूँगा इस पर। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति हिजाब पहन के मतलब अगर लड़कियां हिजाब पहन के आ रही है तो उन्होंने मुद्दा बनाया था कि चेकिंग वगैरह, चीटिंग वगैरह हो सकती है। तो आप जिस समय हिजाब पहन के आ रहे हैं, क्योंकि बुर्खा तो है नहीं सर, तो चीटिंग जब होगी तो अगर चेकिंग करना है तो हिजाब उतार करके एक महिला कर्मी को रखा जाए और इनको लड़कियों को कहा गया है कि आप कुछ समय पहले आना पड़ेगा, आपको आधे घंटे 1 घंटा पहले, और फिर चेकिंग करवा के आप हिजाब पहन सकती हो स्कूल में। स्कूल में पहन सकते हैं? जी सर, केरल हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नहीं दिया सर इसमें सर नहीं, केरला और कर्नाटक का वो बात नहीं है, हम तो आपका मत जान रहे हैं। आप तो बताओ। आपसे पूछ सर मैं भी यही, मतलब यदि उन्हें हिजाब पहनने से यदि राष्ट्रीय सुरक्षा और इससे कोई परेशानी नहीं होती है, या तो जैसे संविधान में भी कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक डिस्टरबेंस नहीं होता है या तो और किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती, तो फिर उन्हें पहनने में कोई परेशानी नहीं है सर। हाँ, तो किसी को क्या परेशानी हो रही है? वो तो कोविड के समय में तो और अच्छी बात है ये तो। हाँ सर। हाँ जी सर। क्या बोलते हो आप? सर जो राष्ट्र है, देश है, संस्था है, किससे चलती है? नियम से चलती नियम है? और नियमों से कानून से चलती है? संविधान से चलती है? संविधान से चलती है। संविधान में है या नहीं है? संविधान में सर है जी कि आपके धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो, और कुरान में भी लिखा गया है कि लड़कियों को। लेकिन कहाँ सार्वजनिक स्थल पे आचरण कर सकते हैं कि क्या किसी विशेष क्षेत्र के अंदर? सर कुरान क्या में स्कूल जहाँ एक तक सार्वजनिक क्षेत्र है? सार्वजनिक है सर। स्कूल सार्वजनिक क्षेत्र है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है सर, विशेष क्षेत्र से। यहाँ पर विद्या जो है प्रदान की जाती है। जी सर। तो वहाँ पर एक कॉमन कंडक्ट और कोड होना चाहिए जी सर। जो सभी विद्यार्थी के ऊपर लागू होना चाहिए। सर उस वहाँ पर विद्यार्थी होता है, ना कि वहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई होता है। जी सर। वहाँ पर ना तो पुरुष होता है, ना महिला होती है, ना लड़का होता है, ना लड़की होती है, ना कोई सिख होता है, ना जैन होता है। वहाँ पर सब लोग कैसे होते हैं? विद्यार्थी। तो वहाँ पर समान नागरिक संहिता, ये समान कोड जो भी उस स्कूल के नियम है, जी सर। चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हो, जी सर। चाहे वो हिंदू कोई विद्यालय हो, है ना, मदरसे के अंदर फ्रीडम है जी क्योंकि वो विशेष वर्ग के लिए ऑलरेडी है, जी सर। तो वहाँ पर किसी प्रकार का रोक टोक है नहीं। जी लेकिन जब एक कॉमन स्कूल है, जी कॉमन मतलब जहाँ पर सभी वर्ग के लोग मिलते हैं और जिसका जो सिलेबस है वो एक कॉमन है, समान है, जी सर। तो वहाँ पर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष उल्लंघन है। जी सर। इसीलिए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सर अभी स्कूल में नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ये अभी आप कहना तो मिलना चाहिए। सर मैंने अभी कहा था कि अगर पब्लिक डिस्टरबेंस ना हो और किसी को कोई आपत्ति कुछ ना नहीं हो। हो रहा है, वो तो लगा के बैठे हुए हैं। अगर सर हो रहा है ना सर कि उनके विरोध में दूसरे मतलब वो तो हिंदू उनके पक्ष। विरोध में है ना, काउंटर है।
तो सर यदि जैसे सर दर्द हो रहा है तो आपने आयोडेक्स लगा ली, तो आपका सर दर्द का नहीं होता, लेकिन आयोडेक्स का जो वो रहता है खुशबू, वो आपको काउंटर इरिटेट करती तो है। यदि सर ये पहन के आएंगे तो और भी दूसरे भी अपने करेंगे। हिंदू धर्म की लड़कियां और वे मांग करेंगी। मेरे आंसर से सेटिस्फाइड होगी? जी सर, आपका ठीक है, ठीक है। जी। फाइनल कंक्लूड करते हैं। देखिए आप सभी लोगों ने इसका इंटरव्यू, इनका इंटरव्यू देखा, ऐसा ही प्रेजेंट करना है आपको, बहुत शानदार मेरी तरफ से, जी सर। और मेरी तरफ से यही है कि आप पोस्ट लेके आओगे। जी सर। बेटा ये चीज मैंने लिख दी और सर ने बोल दी, और इतनी देर तक अगर आप चल पाए तो है तो थोड़ी जगह पे तुमने बहुत मेहनत करी है और इसने एक एक चीज का बहुत शानदार तरीके से आंसर दिया है। जी सर। थोड़ा सा वर्ड थोड़ा आप ये देख सकते हैं कि शायद ये डिप्टी कलेक्टर के लिए भी चयनित हो जाए, जी लेकिन तुम्हारा जब तक ये इंटरव्यू नहीं है, जब तक कि बेटा और तैयारी कर सकते तैयारी हो करना करो। पड़ेगी। तुम्हारी पोस्ट निश्चित है, मिलना है, जी सर। लेकिन तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी कि तुम कितनी ऊंचाई पे पहुंचोगे। जी सर। हाँ, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत दिखाई देगी तुम्हारी पर्सनालिटी में। जी सर। बहुत बढ़िया। सर और एक चीज़ पूछना चाह रहा था सर, मैंने अभी पीट। मैं थोड़ा सा बता दूं कि बीच बीच में जी सर। वर्ड जो अनावश्यक यूज हो रहे हैं, मैंने लिखा है इसमें। हाँ सर, वो मेरी मतलब पीटीसी में एक इंटरव्यू दिया था मैंने सर, तो जैसे मैं कई बार कहा बोलता हूँ ना कि मेरे हाथ हिलते थे पहले, हाँ। तो हाथ का भी बंद कर दिया मैंने। ठीक है, वहाँ बात नहीं है, मैंने देखा। बाकी वर्डिंग वर्डिंग का, भाषा का उन्होंने हाँ, आप बोले स्पष्ट कहा करें कि मेरे ख्याल से हिसाब से बोले। इस तरह से आपने बोला। जी सर, सब डायरेक्ट आंसर थे मेरे ख्याल से ऐसा है, तो ये वर्ड जो है यूज हो रहे हैं वो मैंने लिखा है। बाकी तो खैर ठीक है, सर ने बताई थी, जी सर। और इसमें इम्प्रूव करें बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, सर। एग्जाम के अंदर अपन को सरकार के साथ जाना है, जी कोर्ट सर। के साथ जाना है, जी सर। संविधान में जो लिखा है उसके साथ जाना है, जी सर। लेकिन इंटरप्रिटेशन करना है तो बहुत चीजें आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से बाहर निकलना है। वो आपको घेरने की कोशिश जरूर करेंगे, जी सर। हमने घेर ही लिया था ऑलमोस्ट आपको। हाँ, आपने फिर उस हिसाब से बोल भी दिया, गलत जी ऐसा सर। नहीं बोले। ठीक है, जी सर। भाई हर चीज कॉमन है तो ये भी कॉमन होना चाहिए ना, सीधा वो लॉजिक है कि हर चीज जब सिलेबस कॉमन है, सर ने बोला ही। सिखों के अंदर, हम सिखों के अंदर चाहे वो विद्यालय हो या आस्था के स्थल हो, है ना, विद्यालय और मंदिर जी। कहीं ना कहीं दोनों के अंदर पवित्रता है, हाँ। आप उससे जोड़ सकते हो दोनों के अंदर व्यवहार करने की। लेकिन विद्यालय जो होता है वो एक कॉमन जगह होती है जहाँ पर सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग अभ्यास करते हैं। तो जी वहाँ सर। पर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना या किसी धर्म को पीछे रखना कहीं ना कहीं वो समान नागरिक संहिता के खिलाफ है और आर्टिकल 24-29 के खिलाफ है। That's it। जी सर, मैं आने वाला था सर उस पर, और वो आ नहीं पाए ना, सर ये मैटर करता जी है। सर। और है ना, आप जब बैठे थे तो बहुत Comfortable हिल, लग रहा है। हाँ ऐसे थोड़ा जब बात कर रहे थे, जब मैं आपको ऑब्जर्व कर रही थी तो आप बहुत हिल रहे थे, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हम फिर तो मुझे ये- लगा तो मैंने कोशिश भी की, मैं इधर से उधर मूव कर रही थी कि आपको फील हो शायद कि शायद मैं अनसिस्टमैटिक हूँ, बट आप तब भी थोड़ा ज्यादा सा समझे। हाँ, थोड़ा सा सही कह रहे हैं। है ना, दूसरा चेयर आप देखो इतना गैप आपने कर रखा है ना, तो उसको थोड़ा ऐसे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बीच में ठीक, ठीक। थोड़ा सा पोस्चर में प्रॉब्लम लगी, बाकी कहीं से कहीं तक इसको जो- बहुत अच्छा ये लगा। वाला हिस्सा जो है ऐसे निकालो, ये नहीं निकालना, हाँ, ऐसे नहीं, है ना? जी, मैं पोस्टर मेरा कहाँ है, पोस्टर सर वहाँ पे पोस्टर भी कहा था, मैं पहले झुक के बैठ जाता था यूँ करके। मैंने आपको क्लू करने के लिए पूरा मतलब मैंने वो बहुत बार कोशिश की, मुझे लगा सर सोच रहे होंगे ये क्या कर रही है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पा रहे थे उस चीज को। मैं वो प्रैक्टिस अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं मेंस भी मेंस जी मैं है, लिख वो रहा हूँ। मेंस भी अच्छे से दो, लेकिन ये तो जब अपन खाना खा रहे हैं, जब किताब बैठ के पढ़ रहे हैं, जब अपन टीचर से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, दोस्तों से डिस्कशन कर रहे हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है, इसको अपने धर्मेंद्र रेगुलर पटेल, लाइफ। जी सर। तुम्हारी राइटिंग सुधार लो, हाँ तुम्हारी राइटिंग सुधार लो तो तुम डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे अभी जल्दी। इस एग्जाम में तुम्हें पोस्ट तो मिल जाएगी, जी लेकिन यदि डिप्टी कलेक्टर नहीं मिलेगी ना तो राइटिंग सुधार के फिर भेज देना। इसके साथ जवाब दे इसका। जी सर, मैं स्पीड में राइटिंग थोड़ी खराब सुधार हो हो, गई। यही तो है, इस बार सुधार हुई। बहुत क्लोज हो तुम। जी सर। और थोड़ा थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करना, है ना। मैं बोलती- आपके लिप्स ऐसे नेचुरली है या यू यूज्ड टू डू स्मोकिंग? मैं पहले पीता था, हाँ
कॉलेज टाइम पे ज़्यादा पीता था, अभी ओकेशनली तो पीता हूँ। उसको थोड़ा मतलब कोशिश करना, जैसे घी लगाया रात में या कुछ भी नॉर्मली, मैं बहुत नॉर्मली ये चीज बोल रही हूँ जी मैम, कर क्योंकि लूँगी। यू आर ओवरऑल वेरी ओके, है ना? घी लगाने से तो हाँ, इट शोज। थोड़ी सी मुझ ट्रिम कर लेना, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है तुम्हारे चेहरे पे। हाँ सर, वो अभी मैं हाँ, खुद से ही करके आया हूँ सर, मतलब। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा यंग बन के जाना थोड़ा सा और। ये तो भी एकदम सर, वाला लुक भी आ रहा है तुम्हारा। जी मैम, वो नहीं, मुझे अच्छा। ज़्यादा छोटा लगता हूँ क्या पता मैम। डीएसपी बन के आ जाए तो इस एग्जाम में। हाँ सर, वो मूछ कटा ले तो ज़्यादा छोटा लगता हूँ तो। नहीं अच्छा है, मैंने क्या बोला, ट्रिम कर ले बस। ट्रिम मतलब पतला। सेट करके छोटी छोटी कर ले। ओके सर, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू सर।